जी हाँ। JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया इस समय सिवान नगर में है और हमारे साथ एक विधायक हैं। आप बक्सर डुमरांव के विधायक हैं, अजीत कुमार सिंह जी। युवा हैं और युवा होने के साथ आप बिहार के जो इनकलाबी नौजवान सभा है उसके आप अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले नारद मीडिया आपकी सिवान में आपका स्वागत करता है। सर, ये बताया जाए क्या कार्यक्रम है आज का? आज गोपालगंज जा रहे हैं हम लोग। गोपालगंज के विजयपुर प्रखंड में एक सभा होने वाली है, प्रतिवाद सभा। पिछले दिनों वहाँ एक आपसी लड़ाई हुई जिसमें हमारे युवा नेता हैं इनकलाबी नौजवान सभा के जितेंद्र पासवान सहित कई सारे लोगों को फर्जी केस में फंसा दिया गया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसको केस में फंसाने में वहाँ के जो MLA हैं और वर्तमान में जो मंत्री हैं उनकी भूमिका है। चूँकि चुनाव के दरमियान भी टसल बहुत टाइट था और ये सर्वव्यापी है कि वहाँ ज़बरदस्ती जो है जितेंद्र पासवान को हराया गया था। और आज भी जितेंद्र पासवान की लोकप्रियता उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और मंत्री को आगे भी अपनी साख बचानी है। इसके लिए ज़रूरत है कि वो जितेंद्र पासवान को डैमेज करें। इसलिए डैमेज करने के लिए जो है उनके ऊपर FIR करवा कर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उसी प्रताड़ना के खिलाफ ना उनको बल्कि कई सारे लोगों को FIR में फंसा दिया गया। तो इसी प्रताड़ना के खिलाफ और एक तरीके से ये सत्ता का दमन है। सत्ता का पावर का इस्तेमाल करते हुए सत्ता में जो लोग शामिल हैं वो अपने पावर का इस्तेमाल कर जनता के लिए लड़ने वाले लोगों पर जब जुल्म ढाते हैं तो इसी को सत्ता का दमन कहा जाता है। तो ये सत्ता द्वारा जो दमन चल रहा है, इस दमन के खिलाफ वहाँ पर एक सभा है जिसमें शामिल होने के लिए मैं जा रहा हूँ। सर, आप विधायक हैं और पिछले 1 वर्षों से काफ़ी आप विधानसभा से लेकर और पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप लोग जैसे कि राजनीति करते हैं, काफ़ी ज़मीन से जुड़े होते हैं। सर, जो बिहार की इस समय राजनीति है ये क्या है, क्या इसका रूप है और इससे कितना जनता का भला हो रहा है? बिल्कुल, राजनीति से ही जनता का भला होना है आज या कल। चूँकि देश का हमारा जो देश का बनावट है, लोकतंत्र है, उसमें राजनीति की एक बहुत बड़ी भूमिका है जो जनता की भलाई कर सके। क्योंकि राजनीति के मातहत से ही विधानसभा बनता है और विधानसभा जनता के लिए नीतियाँ बनाती हैं और जब नीतियाँ जनता के पक्ष में बनेगी तभी जनता का हित होगा, उनकी भलाई होगी। तो इसलिए जनता के लिए नीतियाँ बने, इसके लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी जिनकी सरकार है नीतीश कुमार की, वो जो भी नीति उनकी बन रही है वो कह लीजिए कि जनता को फ़ायदा कम और दूसरे लोगों को ज़्यादा पहुंचा रहा है। केंद्र से लेकर बिहार की सरकार की तमाम नीतियां आजकल कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं। इसलिए जनता के लिए पॉलिसी बने, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर विधानसभा जनता के बेहतरी के लिए नीति बनाए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। और ये तो बिल्कुल ही सही है कि विधानसभा ही जनता के लिए नीति बनाएगा। सर, एक बात ये है कि जो बिहार में एक नीतीश कुमार का बड़ा लोकप्रिय अभियान कहिए या जो कुछ भी कहिए, अभी उन्होंने कल ही स्टेटमेंट दिया है कि शराबबंदी के पर विचार करना असंभव है। शराबबंदी को सर लेके समाज में एक तरह का रोष है, एक आक्रोश है, लोगों में कुंठा है। आज 10-12 हज़ार लोगों पे इस पर केस है और 5,000 से ज़्यादा लोग जो शराबबंदी में विभिन्न जेलों में सज़ा काट रहे हैं या उन पर ये गाड़ियों की नीलामी हो रही है औने पौने दाम में। और काफ़ी प्रशासन जो है वो इसमें लगा हुआ है और वो जनता की भलाई के लिए काम नहीं कर पा रहा है। सर, क्या होगा आगे चल के ये इस तरह की बंदी को लेकर? दरअसल शराबबंदी को लेकर रोष नहीं है, शराबबंदी की असफलता को लेकर रोष है। शराबबंदी असफल हो चुका है और सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो इतनी ताकतवर नहीं है कि वो शराबबंदी को सफल बना सके। क्योंकि शराबबंदी को सफल बनाने का उनका जो तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले शराबबंदी के नाम पर गरीबों पर अत्याचार किया गया, दलितों महादलितों के मोहल्ले में छापेमारी करने, उनकी छेड़खानी करने की पुलिसकर्मियों को छूट दे दी गई। इसके बाद जो है कंटिन्यू आप देखिएगा कि अभी शादी विवाह में शामिल होने जो लोग जा रहे हैं उनके यहाँ जो है वो छापेमारियाँ की गई। तो ये सब छापेमारियाँ जो है चल रही है, तो इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक शराब जहाँ से आ रहा है
बॉर्डर इलाके जहाँ से आ रहे हैं और उसको लाने में, बड़े बड़े खेफ लाने में जिनकी संलिप्तता सामने आ रही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पता चला है कि दरभंगा के DMCH में, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में कई 100 बोतलें शराब की पाई गई हैं। तो इस तरीके से बड़ा कह लीजिए कि मंत्री तक लोग या बड़े अफसर तक इसमें शामिल हैं। इस बड़े व्यवसाय में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बन गया है बिहार के अंदर शराब का व्यवसाय। तो इसको तोड़ना होगा, तब जाकर के शराबबंदी सफल होगी। आप समाज सुधार यात्रा कर लें या कुछ भी कर लें, इससे शराबबंदी, जब तक आपके कानून सख्त नहीं होंगे और कानून सख्ती के साथ उनके साथ पेश नहीं आएंगे जो इसमें लगे हुए हैं। अभी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार में 1 साल पहले जो मुजफ्फरपुर में MLA है रामसूरत राय, उनके भाई के यहाँ वही मंत्री हैं, शराब पकड़ा गया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गरीबों पर, छोटे लोगों पर थोड़ा सा शराब पकड़ा जाए तो उनको पकड़ करके जेलों में बंद किया जा रहा है। तो इससे तो शराबबंदी कतई संभव सफलता। सर, आप विधानसभा में होते हैं, जब भी वहाँ की बैठकें होती हैं, आप लगातार लगभग 200 विधायकों से आपका मिलना जुलना। सर, एक बात बताया जाए, जो विधायक हैं ये लोग जनता के बीच में रहते हैं, जाते हैं। सर, इन लोगों में शराबबंदी को लेके क्या आखिर ऐसा है कि नीतीश कुमार जी एक अकेले व्यक्ति हैं, या पूरा बिहार की जो विधायक हैं या जनता है चाहती है कि वाकई में शराबबंदी हो, या असफल शराबबंदी के खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा पाता है? नहीं, नीतीश कुमार जी कोई अकेले महापुरुष नहीं है जो शराबबंदी कराना चाहते हैं। वो शराबबंदी कराना नहीं चाहते हैं, वो शराबबंदी के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहा है। आपको पता है, आप याद कीजिए, इसके पहले नीतीश कुमार के ही राज में पंचायत स्तर पर शराब के ठेके खोले गए। पंचायत स्तर पर जब शराब के ठेके खोले गए तो उस गाँव के अंदर, पंचायतों के अंदर भयानक अराजकता का माहौल बन गया। हम लोग उस समय छात्र राजनीति में थे, हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया। हमने कहा कि पंचायत स्तर पर कभी भी शराब की भट्टियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने खुलवाया, शराब माफियाओं को संरक्षण दिया गया। यहाँ तक कि जिन लोगों ने शराब का विरोध किया उस समय, उनके ऊपर मुकदमे लादे गए। आम जनता का आक्रोश था कि शराबबंदी से आम जनता आक्रोशित थी गाँव में, उसके खिलाफ वो खड़े थे। लेकिन तो इन्होंने तो शराबबंदी का सिर्फ राजनीति किया और राजनीति के नाम पर इन्होंने 2-2 बार वोट लिया शराबबंदी के नाम पर, लेकिन इसका लाभ जनता को मिले ये कभी नहीं हुआ। शराबबंदी कानून का लाभ जनता को मिले ऐसा नहीं। वो आज भी शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। तो शराबबंदी कानून का मतलब क्या है? तो नीतीश कुमार इस मामले में सबसे असफल मुख्यमंत्री साबित हुए, जो अपने ही बनाए हुए कानून को सही तरीके से लागू नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये कोई स्ट्रांग नहीं है, ये बहुत ही कमज़ोर मुख्यमंत्री के बतौर अभी के रूप में चल रहे हैं। आपको ये हम बता दें कि आप, अजीत जी, युवा हैं और काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से आपने हिस्ट्री में PhD की उपाधि ली है। सर, शिक्षा पे बात करेंगे। क्या हो गया है इस बिहार को शिक्षा को लेके? एक समय नालंदा का गौरव हासिल करने वाला ये बिहार, और आज ये क्या हो गया है? कोई छात्र पढ़ने नहीं जाता है, बढ़िया शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, समय से जो महाविद्यालय हैं वो खुल नहीं पा रहे हैं, कई जगहों पे ताला लटका हुआ है। जो परंपरागत शिक्षा है, जैसे उर्दू के स्कूल हैं, संस्कृत के स्कूल हैं, उसमें हमेशा तालाबंदी है, केवल कागज पे चल रहा है। सर, क्या हो गया है इस शिक्षा व्यवस्था को बिहार में? ऐसा हुआ कुछ नहीं है, कोई भगवान का श्राप नहीं पड़ गया। नालंदा विश्वविद्यालय तो की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत पहले ज़माने की बात है। अभी आज़ादी के बाद आपका पटना विश्वविद्यालय कितना समृद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो ये सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है लगातार, और ये सिर्फ एक सरकार नहीं। आप, मैंने शुरू में ही कहा कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वही तय करती हैं कि यहाँ के संस्थान कैसे चलेंगे। तो सरकार की जो नीति है उसने ही शिक्षा को बर्बाद कर दिया। अभी देखिए, तमाम विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार के कई सारे मामले, पुस्तक खरीद में करप्शन का मामला है। आपका मगध विश्वविद्यालय से लेकर मिथिला विश्वविद्यालय तक, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय तक VC नियुक्ति के अंदर जो भयानक जो धांधलियाँ हमने देखा है, तो ये स्पष्ट है कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा का केंद्र न बना करके लूट का अड्डा कहीं ना कहीं बिहार के अंदर मौजूदा सरकार ने बना दिया है। शिक्षा पर बजट घटा दिया गया है, प्राइवेटाइजेशन जो है एजुकेशन का उसको बढ़ा दिया गया है। पूरे देश भर के अंदर निजी विश्वविद्यालय बिल पास किए गए। इस बार भी निजी विश्वविद्यालय बिल संशोधन विधेयक लाया गया। तो ये लगातार निजी विश्वविद्यालयों को एस्टेब्लिश करने, उनको आगे बढ़ाने की सरकार की कोशिश चल रही है। जब ये बात बिल्कुल ही स्थापित है कि कोई भी निजी इंस्टीट्यूशन, चाहे निजी अस्पताल हो, निजी स्कूल हो, निजी रेल हो, निजी जहाज हो, वो तब स्थापित होते हैं जब सरकारी और सार्वजनिक संस्थाओं को आप बर्बाद कर देंगे। तो उन्हीं की बर्बादी पर, उन्हीं के मलबे पर जो है निजी विश्वविद्यालयों का जो महल है वो टिका हुआ है। इसलिए सबसे पहले ये सरकारी विश्वविद्यालयों को मलबे का ढेर बना देना चाहते हैं, और उसी पर जो है निजी विश्वविद्यालय का बड़ा बिल्डिंग जो है वो खड़ा कर देना चाहते हैं। इसलिए आज लगातार जो है
शिक्षा महंगी होती जा रही है, शिक्षा बर्बाद होता जा रहा है। जब सरकारी एजुकेशन खत्म हो जाएगा, सरकारी विश्वविद्यालय महाविद्यालय खत्म हो जाएंगे, तो आम लोग जो है, गरीब लोग जो है, वो शिक्षा लेने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट का फीस दे पाना उनके लिए संभव नहीं है। तो ये निश्चित है कि सरकार की नीति, मैंने वहीं कहा कि प्रो पीपल नहीं है, बल्कि प्रो कारपोरेट है। कारपोरेट बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन खोले, इसके लिए वो सरकारी विश्वविद्यालय को बर्बाद कर रहा है। सर, नीतीश कुमार और की बहुत पहले से मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अभी देख रहा हूं कि जैसे एक हफ्ते से जदयू के कई नेताओं ने बिल्कुल तलवार खींच ली है और अब ये लगता है कि भाजपा और जदयू के बीच में टसल हो रहा है। विशेष राज्य को लेके सर क्या मंतव्य है सर बिहार को लेकर? कुछ नहीं, देखिए, आपको भी और बिहार की जनता को भी राजनीतिक साजिशों को समझना होगा, नहीं तो हम लोग लगातार उसके शिकार होते रहेंगे। दरअसल बीजेपी और जेडीयू जो है वो आपस में ही खेल रही है ना, वो आपस में ही खेल रही है। वो सत्ता भी खुद बने हुए हैं और चाहते हैं कि विपक्ष भी हम खुद ही बना रहे हैं, इसलिए वो एक दूसरे के खिलाफ, बीजेपी वाले शराबबंदी का विरोध करते हैं और नीतीश कुमार जो है बिहार में विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं। भाई, किससे मांग करते हैं? आपने डबल इंजन बनाया है बिहार में, आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो अब दोनों इंजन एक साथ मिल करके काम करें तब तो बिहार आगे बढ़े। दोनों इंजन एक दूसरे को खींच रहा है तो बिहार का विकास कैसे होगा? अभी दोनों इंजन एक दूसरे को खींच रहा है, खींचने की नौटंकी कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों इंजन या तो एक दूसरे को खींच करके तोड़ देगा या दोनों आपस में लड़ जाएगा। तो लड़ेगा तभी बिहार का विनाश होगा और टूटेगा तभी बिहार का विनाश होगा। तो बिहार का विनाश करने वाला ये गठबंधन है और इससे विकास संभव नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा निश्चित रूप में बिहार को चाहिए। अभी नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई उसने कहा कि बिहार की स्थिति बहुत खराब है, अस्पतालों की स्थिति खराब है, कई लाख लोगों पर एक डॉक्टर है बिहार के अंदर। आपका एजुकेशन का हालत आप ही बता रहे हैं कि एकदम बर्बाद हो चुका है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कहीं भी नहीं है, कहीं रोजगार की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे समय में निश्चित तौर पर बिहार को स्पेशल पैकेज तो मिलना ही चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार के रहते हुए ये मिलना संभव नहीं है। ये तो बस इतना ही कह सकते हैं कि बाल उल कटवाएंगे और फिर भेजेंगे दिल्ली उल्ली, डीएनए होने का मैटर आ जाएगा, उसका टेस्ट करवाएंगे। लेकिन ये जो है बिहार को विशेष राज्य के दर्जा नहीं दिला सकते हैं। इनके अंदर वो विल पावर नहीं है जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सके। सर, आप युवा हैं और बिहार को आगे ले जाने की आप जो है तमन्ना रखते हैं। सर, आपकी नज़र में बिहार का समग्र विकास, कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, पलायन रुके और यहाँ पर एक अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा हो, इसके लिए सर क्या सकारात्मक उपाय हो सकता है? देखिए, बिहार ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य के विकास के लिए आप इकोनॉमिक्स पढ़िए या दुनिया के डेवलप देशों का इतिहास पढ़िए, कैसे उन्होंने विकास हासिल किया। बात स्पष्ट है कि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं। आप बताइए कि हम उत्पादन में कहाँ टिकते हैं? क्या हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं? हम सब कुछ आयात करते हैं। हमारे पास इनकम के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? इनकम के सोर्सेज हमारे पास एग्रीकल्चर है, हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए नहरों को बढ़ाएंगे। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो हर चीज़ का विकास होगा, आय बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा। उन पैसों से सरकार अस्पताल खोल सकती हैं, स्कूल खोल सकती हैं, महाविद्यालय खोल सकती है, उनसे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको एस्टेब्लिश करना जरूरी है। अगर कोई भी मुल्क अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करता है तो वो लाख विकास के दावे कर लो, उसका विकास संभव नहीं। अब जैसे कि आप सपोज करिए कि कोई कंपनी आपके यहाँ बिहार में आता है लगाने के लिए, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, है ना? रॉ मटेरियल देने के लिए क्या आपका प्रोडक्शन जो है उतना मतलब एस्टेब्लिश है, स्थापित है? क्या आप उसको रॉ मटेरियल दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ कंपनी आती है हमारे देश में तो वो सिर्फ हमारे देश के बाजार का इस्तेमाल करते हैं और अनस्किल्ड लेबर का, और जो कि सस्ते दर पे जो कि अमेरिका में और अन्य देशों में जो मजदूर 1000 रुपया पर डे पर काम करते हैं, हमारे यहाँ 200 मिल जाते हैं। इसलिए कंपनियां हमारे यहाँ दिलचस्पी लेती हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको प्रोडक्शन के लिए जो है कपास दे रहे हैं, उसको प्रोडक्शन के लिए हम कुछ दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब तक हमारा प्रोडक्शन नहीं बनेगा तब तक विकास नहीं होगा। और ये तो तय है कि किसी भी राज्य के विकास के लिए वहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक क्षेत्रों को जो है बिल्कुल ही सार्वजनिक और सरकारी होना चाहिए। अगर वो प्राइवेट हो जाएगा तो कभी विकास नहीं होगा। और सरकारी करने के लिए अपना राज्य को आय बढ़ाना होगा, और आय बढ़ाने के लिए वहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। आपने देखा कि अजीत सर ने तमाम मुद्दों पर कितनी बेबाकी से अपनी बात को रखा और बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बिहार के समग्र विकास के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। और सर के बारे में यही कहा जा सकता है, छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है, तू चख के दो देख। ऐसे युवा
बिहार की राजनीति में आएंगे तो निश्चित ही बिहार की सूरत और सीरत बदलेगी। सर, आपने नारद मीडिया से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपको।